आज हम बीएससी पार्ट 1 के फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट करेंगे। सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड वह अवस्था होती है जिसके जो अणु हैं एक दूसरे से बहुत पास होते हैं और इसके मध्य कुछ रिक्त स्थान रहता है और इसकी शेप और साइज दोनों जो है स्थिर रहते हैं। ठोसों के 2 प्रकार होते हैं, एक है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस निश्चित ज्योमेट्री वाले ठोस पिंड जो कि असंपीड्य होते हैं, यानी दबते नहीं हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, शक्कर वगैरह, और इन्हें हम एक्सरे विवर्तन विधियों से जो है इनकी स्ट्रक्चर को ज्ञात की जा सकती है। और इसमें एक छोटा सा पार्ट जो है, अगर उसकी स्ट्रक्चर देखें तो पूरे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर भी वही होती है जो उसके एक छोटे से पार्ट की स्ट्रक्चर होती है। देखने में ये पाउडर जैसे लगते हैं, जैसे नमक वगैरह अगर हम देखें तो ये पाउडर लगता है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि इसकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है और उसके रिपीटिशन से ही पूरा क्रिस्टलीय ठोस बनता है। दूसरे हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ये कठोर व असंपीड्य होते हैं, लेकिन इनके अवयवों की निश्चित ज्योमेट्री नहीं होती है, जैसे कांच, प्लास्टिक वगैरह। इनको अशीतलित द्रव भी कहते हैं। अतिशीतलित मतलब बहुत ठंडा करने पे जो ठोस बन जाता है, इस तरह का द्रव भी इनको कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं कांच, प्लास्टिक, रबर और रेजिन वगैरह। अब हम करेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों में अंतर। जो क्रिस्टलीय पदार्थ है, इनकी कणों की जो आंतरिक स्ट्रक्चर है जिनसे वो मिलके बने हैं वो निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई निश्चित ज्योमेट्री नहीं होती है। इनके गलनांक निश्चित हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के निश्चित नहीं। जैसे कि हम अगर नमक कहें तो जितने, अगर मान लीजिए नमक जितने टेम्परेचर पे मेल्ट होता है उतने पे ही होगा, जबकि जैसे ग्लास है, ग्लास हम कहते हैं कि ये अक्रिस्टलीय ठोस है, तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो पहले ये सॉफ्ट होता है, धीरे धीरे सेमी लिक्विड फिर लिक्विड स्टेट में आता है, तो इसमें कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। निश्चित गलनांक के कारण इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है और अक्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस नहीं कह के अतिशीतलित द्रव कहते हैं। इनके शीतलन वक्र देखें, अगर हम ताप के साथ जो है, समय के साथ जो है ताप बढ़ाएं तो पहले जो है जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं तो ठोस जो है वो पहले लिक्विड यहाँ पे सी पे आके जब वो लिक्विड में बदलना शुरू होता है तो यहाँ पे सी से लेके बी तक हम इसका ताप बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जो उसका ऊष्मा देने पर भी ताप बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। जब तक पूरा का पूरा पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में न आ जाए इसका ताप बढ़ता नहीं है। देखिए इस कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो इनका एक निश्चित ताप है। इस ताप पर ये पूरा पदार्थ जो है ठोस से द्रव के अंदर परिवर्तित होता है और उसके बाद ही इसका ताप बढ़ता है, तो इनका एक निश्चित गलनांक होता है। जबकि अगर हम अक्रिस्टलीय ठोसों का ले तो इनका कोई ऐसा निश्चित गलनांक नहीं है, समय के साथ धीरे 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 ताप बढ़ता जाता है और उसकी अवस्था भी परिवर्तित होती जाती है। और क्रिस्टलीय पदार्थों में विषमदैशिकता पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थों में समदैशिकता पाई जाती है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में करेंगे। विषमदैशिकता का मतलब है कि अगर हम ये एक क्रिस्टल है जिसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप के हमने अवकर्ण लिए हैं, एक को क्रॉस से शो किया है और एक को डॉट से शो किया है, तो जो अगर हम इनको अलग अलग डायरेक्शन से देखें, जैसे ए से बी डायरेक्शन में देखें और एक सी से डी में देखें, तो सी से जब डी डायरेक्शन में देखते हैं इस प्लेन को हम, तो यहाँ पे इस तरफ तो प्लस वाले सारे, क्रॉस वाले सारे अवयव आते हैं और इस तरफ तो इनकी ज्योमेट्री जो है वो अलग है। और अगर ए से बी डायरेक्शन में देखें तो इनका अरेंजमेंट अलग है, एक जो है क्रॉस का वाला अवयव आता है और एक डॉट वाला अवयव आता है। तो जब इनकी ज्योमेट्री अलग है तो इनके इन दोनों दिशाओं के अंदर जो है अलग अलग गुण, जैसे कि यांत्रिक सामर्थ्य, विद्युत चालकता, कठोरता वगैरह अलग अलग होते हैं, तो इसे हम कहते हैं समदैशिकता या विषमदैशिकता। तो ये क्योंकि जो क्रिस्टलीय पदार्थ है उनके अलग अलग डायरेक्शन से जो है एक जो काफ़ी सारे जो गुण हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसलिए जो है इसे विषमदैशिकता कहा जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का एक जो एग्जाम्पल है वो उसका विषमदैशिक भी होना है। फिर एक क्रिस्टलोग्राफी को हम पढ़ते हैं कि जो क्रिस्टल है उसके अंदर अलग अलग टर्म्स जो हैं उनको हम कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टल, ये इनमें एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं इसकी परिभाषाओं को लेके।
तो निश्चित ज्यामितीय आकृति वाले पिंड जो समतल पृष्ठों से बंधे रहते हैं क्रिस्टल कहलाते हैं। फलक पृष्ठ जिनके द्वारा क्रिस्टल बंधा होता है फलक कहलाते हैं और ये समतल होते हैं। जैसे घन में 6 फलक होते हैं, जैसे इसमें देखिए कि एक निश्चित आकृति में जो है एक पिंड फलकों के द्वारा बंधा हुआ है तो इसको हम क्रिस्टल कहते हैं। और ये जो ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये इसके फलक कहलाते हैं। ये अलग अलग फलक इसमें जो है शो कर रखे हैं। देखिए ये जो जैसे ये पूरा ट्रायंगल है इसको हम सरफेस या इसका एक फलक कहेंगे, दूसरा फलक, तीसरा। तो बहुत सारे तरह के क्रिस्टल होते हैं, जैसे कि घन है उसके अंदर 6 फलक ही होते हैं। तो और इसी तरह से चतुष्फलक है उसके अंदर 4 फलक होते हैं जो क्रिस्टल है। अलग अलग स्ट्रक्चर के जो है क्रिस्टल होते हैं अलग अलग पदार्थों के। फिर है नेक्स्ट है किनारा। किनारा जहाँ पर 2 फलक मिले, जैसे एक ये फलक और एक फलक, तो जिस सतह पर दोनों फलक मिलते हैं इसको हम कहते हैं किसी भी फलक का किनारा। तो ये जो लाइन है ये फलक के किनारे को प्रदर्शित करती है। फिर है अंतराफलक कोण। क्रिस्टल के 2 फलकों के मध्य बनने वाले कोण को अंतराफलक कोण कहते हैं। गोनियोमीटर से ज्ञात करते हैं। ये देखिए जैसे एक फलक ये है और एक फलक ये है, तो इस फलक की लाइन को हम आगे बढ़ाएं तो ये जो एंगल है इसको हम क्या कहते हैं, अंतराफलक कोण। या फिर हम प्रत्येक फलक के ऊपर जो है लंब खींचे, 90 डिग्री का कोण खींचे, तो उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है ये कहलाएगा इनका अंतराफलक कोण। जैसे ये फलक है इस पे 90 डिग्री का अंदर की तरफ खींचे कोण, इसमें लंब खींचे, तो उन दोनों लंबों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा उसका अंतराफलक कोण। फिर है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। किसी क्रिस्टल की त्रिविम संरचना की व्याख्या करने के लिए हमें हाइपोथेटिकल एक्सिस लेते हैं XYZ, और इस पे क्रिस्टल की ABC भुजाओं को प्रदर्शित किया जाता है और इनके बीच के कोणों को अल्फा, बीटा, गामा से हम प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए ये जैसे कोई भी क्रिस्टल में कोई भी 3 एक्सिस, जैसे या इस क्रिस्टल में भी कोई भी 3 एक्सिस हम चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ली है X, Y और ये Z एक्सिस, और इनके बीच में बनने वाले कोणों को हमने लिया है। और इसमें जो क्रिस्टल जो है उसका जो कोई यूनिट सेल अंतःखंड काटते हैं उनको A, B और C के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। और जो ये कोण बनाती हैं एक्सिस आपस में, जैसे X, Y और Z ने जो बनाया है इसको हमने यहाँ पे बीटा से शो किया है। X और Y के आपस में जो कोण बना है वो गामा से है और ये बीटा से। तो जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं जो आपस में कोण बनाती हैं उसको हम अल्फा, बीटा, गामा से शो करते हैं। फिर वह कोण जहाँ पे 2 से अधिक फलन मिलते हैं उसको धन कोण कहलाते हैं। और धन कोणों की जो संख्या है वो बराबर होती है A बराबर E + 2 - F। यहाँ पे E किनारों की संख्या है, यानी उस क्रिस्टल के सारे किनारे ले लें हम, और 2 + 2 और -F है फलकों की संख्या। तो इससे हम धन कोण यानी जहाँ पर 2 से अधिक फलक मिलते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आप ये जो कोण है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 फलक मिले हैं, तो इस वाले कोण को हम क्या कहेंगे, धन कोण कहेंगे। तो धन कोण वो होता है जहाँ पे 1, 2 से अधिक फलक मिलते हैं, और वो कितनी संख्या में होंगे उसका फॉर्मूला है E यानी कि कितने किनारे हैं +2 - F। यानी अगर इस क्रिस्टल में हम धन कोणों की संख्या निकालना चाहें तो हम एक तो देखेंगे ये सब एजिस की संख्या कितनी है, और इसके साथ हम ये देखेंगे कि इसके फलक कितने हैं, और उनकी संख्या को इस फॉर्मूले में जब हम रखेंगे तो हम यहाँ से धन कोणों की संख्या निकाल सकते हैं उस क्रिस्टल में। फिर नेक्स्ट है त्रिविम जालक और यूनिट सेल या इकाई कोशिका। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम कोई भी दीवार बनाते हैं तो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखकर जो है वो उस पूरी दीवार का कंस्ट्रक्शन होता है, और पूरी दीवार को हम एक तरह से मान सकते हैं कि रिपीटेड जो ईंट की एक स्ट्रक्चर है वो पूरी दीवार को बना रही है। तो इसी तरह से जो जालक होता है वो इकाई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इन इकाई कोशिकाओं को रिपीट एक के ऊपर एक रिपीट करने से जो है वो हमारे पास त्रिविम जालक बनता है। त्रिविम में किसी क्रिस्टल की इकाइयों की नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं। त्रिविम आकाश में इनकी पुनरावृत्ति क्रिस्टल की उत्पत्ति करती है। यानी अगर हम किसी इकाई कोशिका की संरचना निकाल लेते हैं तो वही उसके पूरे जालक की संरचना को बताता है। इसे हम देखते हैं। अगर हम एक इस तरह की त्रिविम कोशिका की इकाई कोशिका की कल्पना करें तो इसका हम आयतन, इसका घनत्व निकाल सकते हैं। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ये 1 कण का द्रव्यमान है, n/n इनकी संख्या है। तो 1 मोल का द्रव्यमान यहाँ हमने m से लिख लिया,
n जो है ये n अवोगाद्रो संख्या है एक कण का द्रव्यमान, और ये जो v जो है वो आयतन है, तो इसको डिवाइड करके हम जो है इकाई कोशिका का घनत्व को निकाल सकते हैं। फिर है किसी घन की इकाई कोशिकाओं में कणों की संख्या। इसको देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक ऐसी इकाई कोशिका की बात करते हैं जो कि घनाकार है, घन इकाई में बात कर रहे हैं। तो ये एक घन कोशिका की बात कर रहे हैं, और जब इसमें बहुत सारे, क्योंकि हमने कहा था कि जो त्रिविम जालक है उसका निर्माण इन सब घनों के रिपीटिशन से होता है, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जब इन सब घनों को जमाया जाता है तो इनके रिपीटिशन से ही जो है पूरे जालक का निर्माण होता है। अब इसमें जो है अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो जो कोने वाला एलिमेंट है वो यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। ये जो अगर इस कोशिका के इस कण का हम बात करें, और जब इन सब कोशिकाओं को सबको जब हम मिलाते हैं, इस पूरे घन की बात करें, तो इस कॉर्नर वाला जो है एटम ये 8 घनों के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखिए 1 2, ये जो कोना है ये 1 2 3 और ये 4, और ये 1 ये 2 और 3 और 4, तो ये कोना जो है एक वो 8 घनों का कॉमन कोना है। तो अगर ये 8 घनों का कॉमन कोना है तो इसका मतलब इसका प्रत्येक घन में कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, क्योंकि एक ही जो है वो हम 8 घनों के अंदर उसको काउंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हर जो कॉर्नर का जो एलिमेंट है, कण है, वो 8 घनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसी तरह से फलक की बात करें तो जैसे इस फलक की बात करते हैं तो ये फलक ऊपर वाले घन यूनिट सेल में भी आ रहा है और नीचे वाले यूनिट सेल में भी आ रहा है। अगर इस फलक की बात करें तो ये इस वाले यूनिट सेल में भी आ रहा है और इस वाले यूनिट सेल में भी आ रहा है। इसका मतलब जब भी हम फलक लेते हैं तो प्रत्येक फलक का जो कण होता है वो 2 जो है यूनिट सेल में कॉमन होता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन प्रत्येक यूनिट सेल में हाफ होगा, क्योंकि फलक के ऊपर वाला दोनों यूनिट सेल के अंदर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरह से हम एक किनारे की बात करें कि अगर कोई कण किनारे पे है, जैसे हम इस किनारे की बात करते हैं, तो ये 4 यूनिट सेल का किनारा है। देखिए इस वाले यूनिट सेल का भी ये किनारा है, इसके पीछे वाले यूनिट सेल का भी ये किनारा है, इस नीचे वाले यूनिट सेल का भी किनारा है और इसका भी। इसका मतलब जो किनारा होता है इस पे अगर कोई भी एटम है तो वो 4 यूनिट सेल के अंदर डिवाइडेड होता है। अगर कोई कण यूनिट सेल के अंदर है तो वो इंडिविजुअली उस यूनिट सेल का ही पूरी तरह से एग्जिस्ट करता है उस यूनिट सेल के अंदर। यानी कि जो कॉर्नर पे एटम होता है या कण होता है वो 8 यूनिट सेल में डिवाइडेड होता है, जो फलक पे होता है वो 2 यूनिट सेल में डिवाइडेड होता है, जो किनारे पे एटम होता है वो 4 यूनिट सेल में डिवाइडेड होता है, और जो किसी यूनिट सेल के अंदर है कोई भी कण तो वो उस इंडिविजुअल में यूनिट सेल के अंदर ही रहता है। अब जैसे हम बात करते हैं घन की, तो अगर किसी की यूनिट सेल है वो घनीय है तो उसमें चारों कोने पे जो है वो एटम होते हैं बस। तो इसी तरह की सेल की रिपीटिशन से वो पूरा क्रिस्टल बनता है। तो इसका मतलब इस यूनिट सेल में कितने एटम हैं? 8 हैं, और वो 8 के 8 सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं। तो हमने कहा था कि जो घन इकाई कोशिका है उसमें 8 एटम हैं और सारे ही कोनों पे हैं, और हमने ये भी कहा था कि जो कोने वाला एटम होता है वो 8 यूनिट सेल में डिवाइडेड होता है। तो इसलिए ये आ जाएगा इसमें कुल कणों की संख्या 8 × 1/8, यानी हम उसमें कहेंगे एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 1। अब हम बात करते हैं फलक केंद्रीय घनीय इकाई कोशिका की FCC स्ट्रक्चर की। FCC स्ट्रक्चर में क्या है कि एक तो कोनों पे होते हैं एटम, ये देखिए 8 एटम तो किस पे हैं? कॉर्नर पे, और फेसिस पे हैं ये 1 ये 2 3, एक पीछे वाले फेस पे और एक आगे वाले फेस पे। तो यानी कॉर्नर पे होते हैं इसके एटम, और कहाँ पर होते हैं? फेसिस पे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फलक केंद्रित में कि 8 एटम तो कॉर्नर पे हैं, लेकिन इनको 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल में डिवाइडेड है, तो इसलिए वो 1/8 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस इस यूनिट सेल के 6 फेस हैं और हर फेस पे एक एक एटम है, यानी 6, और हर फेस का हमने कहा था हर फेस का जो एटम होता है वो 2 यूनिट सेल में होता है, इसलिए उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो FCC में 8 1/8
इंटू 8 8 कोनों पे हैं और 1/2 इंटू 6 6 के एटम किस पे हैं, फलकों पे हैं। तो ये 8 से 8 कटकर 1 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 3। तो FCC के अंदर जो एलिमेंट्स की संख्या वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। अब है काय केंद्रित घनीय कोशिका। काय केंद्रित घनीय कोशिका ये होती है, इसके अंदर क्या है कि 8 एटम तो कॉर्नर पे होते हैं, ये कॉर्नर पे हैं 8 एटम और एक एटम होता है सेंटर पे। तो सेंटर वाला एटम तो किसी के साथ भी ये शेयर नहीं करता, लेकिन हर कोने वाला एटम जो है 8 दूसरी यूनिट सेल्स के साथ अपने आप को शेयर करता है। तो जब हम इसमें एलिमेंट्स की संख्या निकालते हैं तो ये आ जाएगा 8 इंटू 1/8 कोनों के कारण प्लस 1, ये जो सेंटर में है, क्योंकि सेंटर वाला तो जो है एटम वो पूरा उस यूनिट सेल का ही होता है, वो अपने आप की शेयरिंग किसी के साथ भी नहीं करता है। तो ये हो जाएगी 1 + 1 = 2। तो इस तरह से घन इकाई कोशिका में हम कणों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो है कई तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न बनता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बताइए। ये शॉर्ट आंसर टाइप में आता है और ये आता है कि समदैशिकता और विषमदैशिकता से क्या समझते हैं, चित्र से समझाइए। फिर इसकी छोटी छोटी परिभाषाएं आ सकती हैं, क्रिस्टल किसे कहते हैं, फलक किसे कहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है अंतराफलक कोण को परिभाषित कीजिए, और एक ये आता है कि धन कोण की परिभाषा दीजिए। और फिर है कि इकाई कोशिका को परिभाषित कीजिए, ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। और फिर किसी भी आपको कोशिका दी जा सकती है, जैसे कि घन कोशिका दी जा सकती है, फलक केंद्रित या काय केंद्रित कोशिका दी जा सकती है। और फिर इसके बाद कहा जाएगा कि आप इसके अंदर जो है कोनों की संख्या, इसमें एक तत्वों की संख्या ज्ञात कीजिए।